ने अपनी उपस्थिति दे के हमें अनुग्रहित किया है। मैं आप सब लोगों को संज्ञान में लेना चाहूंगा कि मैं और नवीन चंद्रा जब सर से मिले तो उन्होंने कहा कि आप लोग वेबिनार प्रारंभ करिए और देश के तथा विश्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर टॉपिक सेलेक्ट करिए और उसमें विद्वत जनों के लेक्चर्स को आप इनवाइट करके उन्हें बोलने का अवसर दें। सर, आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने ये प्रारंभ किया और मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है सर कि ये हमारी 9वीं श्रृंखला है, श्रृंखला की 9वीं कड़ी है। और अब तक हमने बहुत सारे विषयों पर वेबिनार किया है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर हम इसको प्रारंभ तो करेंगे लेकिन अनुरोध है कि इसका इनाग्रेशन करेंगे, और सर ने बहुत विनम्रता पूर्वक हमारी बात को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने किया था। बहरहाल आज इस विषय पर हमने जो विषय प्रवर्तन है वो श्री ओपी सिंह सर जो फार्मर आईपीएस अधिकारी हैं 1983 बैच के, उनसे अनुरोध किया है। वो ओपनिंग रिमार्क्स इस विषय पर देंगे। मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि श्री ओपी सिंह सर जो है फार्मर हमारे डीजीपी उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं, डीजी एनडीआरएफ के रहे हैं और डीजी सीआईएसएफ के रहे हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1976 में स्नातक के रूप में हुई और आप सर सुंदरलाल छात्रावास के प्रवासी भी रहे हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त किया। आपकी दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि है और आपने दर्शन में स्नातकोत्तर किया है। साथ ही डिसास्टर मैनेजमेंट में आपने एमबीए की डिग्री प्राप्त की है, जिसका अनुभव देश को एनडीआरएफ के डीजी के रूप में इनकी सेवाओं के रूप में मिला है। वैसे तो इन्हें सेवा काल के दौरान और सेवा के बाद में बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन विशेष रूप से पुलिस विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 26 जनवरी 2007 में दिया गया है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े फख्र और गौरव की बात है। आपकी लेखन में बहुत रुचि रही है और आपकी जो सबसे चर्चित पुस्तक मेरे संज्ञान में है वो क्राइम ग्राइम एंड गम्सन ये किताब है। एंड इट इज ए केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। आपकी एक केस फाइल के रूप में है। इट इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड हिटिंग अकाउंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नेंस फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द गया टू द टेरर जोन ऑफ लखीमपुर खीरी इन हिंदी बेल्ट ऑफ इंडिया। ये हिंदी भाषी क्षेत्र जो हमारा है, गया से लेकर के और लखीमपुर खीरी तक के इलाके में एक पुलिस ऑफिसर की डायरी है जिसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को और पुलिस के गवर्नेंस को शेयर किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से लागू 3 आपराधिक कानूनों को जो है लागू किया गया है। इनका नए रूप में, परिवर्तित रूप में इन्हें लागू कर दिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि औपनिवेशिक युग के में जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट प्रचलित था, उसके स्थान पर अधिनियमित किए गए ये 3 नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ये प्रभावी हो गए हैं। इनका उद्देश्य दंड को न्याय की केंद्रित दृष्टिकोण में बदलना है, जिसमें पुलिस जांच और अदालती प्रक्रिया का तकनीकी प्रगति से एकीकृत किया जाएगा। साथ ही नए अपराध जैसे आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध शामिल हैं, इनके बारे में विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो मैं बिना किसी विशेष भूमिका के आप सब लोगों को रेस्पेक्टेड ओपी सिंह साहब से रूबरू करवाना चाहता हूं और सर से अनुरोध है कि आप ओपनिंग रिमार्क्स इस विषय में दें और हम सबको अपने ज्ञान से हम सबका ज्ञानवर्धन करें। श्री ओपी सिंह सर। Good evening to everyone, and thank you so much for giving to talk something about me, Mr. S.K. Singh. Uh, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ मिस्टर योगेंद्र नारायण सर का। वो हमें दिखलाई दे रहे हैं अपने
ऑनलाइन इस पर, और बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पे जिनको कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ, बट दे आर ऑल डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. I pay my regards to all of them. And since I've been asked to give my opening remarks, I will not take more than 5 to 10 minutes so that we can hear the brilliant points of these two panelists. Uh, it's a great privilege for me to preside over this ninth Samvad. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay. So it's a great privilege for me to preside over this ninth Samvad of Allahabad University Alumni Association, where we gather not only as alumni of the university, but as thinkers, practitioners, and custodians of the legal and societal frameworks that shape our nation. Today, we embark on a very profound discussion, a very, very important discussion, which is something which we all are aware of it, that these three new laws have come into existence from 1st of July 2024. And these are the laws that delve into the ever-evolving tapestry of our legal system. And they are exploring the contemporary relevance and far-reaching implications of various laws. So I'm indeed grateful to Mr. S.K. Singh, who is the president of this association. Also, Mr. Naveen Chandra, who is a friend of mine for a long time and also general secretary, for giving me an opportunity to speak on this subject as an opening remark. You all know that I have been a police officer. I have served as a police officer for the last 37 years and have seen criminal laws as a practitioner. Therefore, I can say that in an age where the pace of change outstrips our ability to fully comprehend its consequences, the laws that govern us must be both adaptive and prescient. They must address the challenges of a digital world, uphold the principles of justice and equality, safeguard our collective well-being, and protect the environment we all share. Yet, as we seek to innovate, we must also reflect on the deeper side, the questions that these new criminal laws raise about their implications, about their implementations, and about their impact they will have on our society and governance. It's very new law. It has seen just 2 months of our existence. So as we engage in this dialogue, I look forward to a very stimulating and very insightful discussion. Our world is witnessing unprecedented changes, and our laws must adapt to these emerging challenges. Friends, the evolution of criminal laws is a continuous process, reflecting societal values, technological advancements, and lessons learned from past experiences. The new criminal laws addressing cyber crimes, terrorism, human trafficking, and environmental offenses, they all aim to combat emerging threats, protect the vulnerable populations, and promote global cooperation. These new criminal laws are crucial in addressing modern challenges, and herein lies the contemporary relevance of these laws. As technology advances, cyber crimes have become increasingly sophisticated, compromising individual privacy, national security, as well as economic stability. The rise of terrorism requires robust legal frameworks to prevent and investigate and prosecute such crimes, ensuring public safety and global security. Similarly, new laws aim at protecting vulnerable populations, women and children, from sexual exploitation, from abuse and discriminations. Laws addressing mob lynching, child rape, and gender-based violence are increasingly relevant in our society, striving for equality as well as inclusivity. Our new laws, they aim to protect these sections of communities and ensure justice for victims. These new laws must combat transnational criminal organizations, money laundering, and corruption, ensuring fair governance and economic development. To all my seniors, there goes a saying, as times change, so must the law. By enacting new criminal laws,
we have replaced archaic laws of British origin by essentially shifting the focus of criminal jurisprudence from punishment to justice. You might have heard the Honorable Prime Minister of India saying that the spirit of new criminal laws, including Bharatiya Nyaya Sanhita, is citizens first, dignity first, justice first. So there should be no punishment. There should be only protection and justice. Therefore, the implications of these new criminal laws are far-reaching. They are affecting individual rights and freedom. They are affecting law enforcement and judicial practice. And they are also affecting social norms and cultural values and economic development. We need to study the implications of these laws in many critical areas. And this is how we have come here to discuss all these things. The legislative intent behind these enactments is multi-pronged. However, if transforming legal regime in consonance with the Indian culture and ethos and shifting focus from punishment to justice may be the broad highlights of this discussion. These new criminal laws have significantly strengthened our system in a big way, and we are going to discuss all this in a very, very cogent manner. The role of the forensic evidence, for example, within the criminal justice system, enhancing the reliability and admissibility of the forensic evidence. This is also a very, very important thing to discuss. This marks a transformative step towards integrating forensic expertise into judicial process. The laws must mandate the prompt attendance of forensic experts at serious crime scenes upon receiving information. This is what the law has provided to us. Therefore, an urgent need remains for enhancing forensic infrastructure by ensuring an adequate supply of qualified experts, comprehensive training, and capacity building, alongside vigilant protection and individual rights and privacy. I am sure our learned speakers will dwell upon all these things and there are so many much more critical areas where the discussion would take place that will be discussed productively as well as very, very professionally and engagingly by our eminent speakers. We have Dr. Kumar Pandey from National Law School, Lucknow, and we have also Mr. Lalit Mudgal, Joint Director, Prosecution of Allahabad High Court of Lucknow Bench. These two luminaries will tell us about the relevance, contemporary relevance of these new laws, as well as the implications for all of us to understand. I once again thank Mr. S.K. Singh, Mr. Naveen Chandra, and I really feel grateful in midst of such brilliant minds, our seniors and our juniors, as well as our friends, for giving me an opportunity to speak on this, on the implications and relevance of these laws. Thank you so much. And I also look forward to listen to our speakers. Thank you so much. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ओपी सिंह सर ने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं वैश्विक परिदृश्य में देश काल और परिस्थिति के अनुरूप क्रिमिनल लॉ में संशोधन परिवर्तन करने की अपेक्षा और उसके अनुरूप किए गए कार्रवाई के संबंध में प्रकाश डाला। सर ने यह भी बताया कि नवीन अपराध जैसे बच्चों एवं महिलाओं के प्रति जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इनसे संबंधित जो नए किस्म के अपराधों का प्रादुर्भाव हुआ है, उनको लेकर के जो अपराध संहिता है उसमें न्याय संहिता के अनुरूप परिवर्तन और संशोधन किए गए। एक ये महज इत्तेफाक की बात है कि कल प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में एक जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह बताया जाना प्रासंगिक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जितनी तेजी से फैसले आएंगे, सुरक्षा का भरोसा उतना ही बढ़ेगा। पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देने के सार्थक प्रयास किए गए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि न्याय में यदि तत्परता होगी, न्याय में सक्रियता होगी, न्याय जल्दी मिलेगा, तभी वह अपना औचित्य सिद्ध कर पाएगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो बीज वक्तव्य है, हमारे विषय प्रवर्तन करेंगे ये डॉक्टर कुमार
स्कंद पांडे जी हैं। आपका हम अपने इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पांडे के पास 20 वर्ष का एक लंबा अनुभव शैक्षणिक जगत में है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास लगभग 20 साल का है। आपने देश के कई प्रांतों में, कई जिलों में शैक्षणिक कार्य किया है। मैं बताना चाहूंगा कि आपकी लॉ में गहरी पकड़ है और लॉ से संबंधित आपने स्नातक के रूप में बीएससी किया, फिर एलएलबी किया, एलएलएम किया और विक्टिमोलॉजी में आपने पीएचडी हासिल किया है। आप वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर RML लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में है। ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन लीडिंग प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। आपने जो बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं और जो उनसे संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनको लीड किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रोजेक्ट्स को बनाने में आपकी भागीदारी रही है। He also served as a trainer and consultant to यूपी पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर। जो हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं उनको भी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके पास क्रिमिनल लॉ के संबंध में विशेष योग्यता हासिल है और हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर अपना बीज वक्तव्य दें। जैसा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि किसी पीड़ित पक्ष के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध है लेकिन समय पर अगर वो नहीं मिलती है तो यह वस्तुतः उसी तरह है जैसे कोई उपाय ही न हो। अगर जस्टिस मिलने में विलंब होता है तो ये आप मान के चलिए कि ये माना जाएगा कि इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम सब समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कितने कितने साल बीत जाते हैं और लास्ट में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मुलजिम जो है वो बेदाग बरी छूट जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुए भी जो ये संहिताओं में परिवर्तन किया गया है, आप देखेंगे कि हमारे जो वक्ता हैं वो बताएंगे कि क्रिमिनल जस्टिस को जल्दी प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में और साक्ष्य अधिनियम में किस तरह के सुधार किए गए हैं, किस तरह से जो तकनीकी ज्ञान है वर्तमान समय में उसको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वीडियोग्राफी को, फोटोग्राफी को, फोरेंसिक साइंस को, तमाम संसाधनों को साक्ष्यों के प्रवाह में तेजी लाने के लिए किस तरह से अब उपयोग में लाया जाएगा, इसको मद्देनजर रखते हुए जो इन संहिताओं में परिवर्तन किया गया है उस पर हमारे डॉक्टर पांडे प्रकाश डालेंगे। मैं डॉक्टर पांडे से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ श्री योगेंद्र नारायण जी को, श्री ओपी सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस and who is presiding over this webinar today. Shri SK Singh ji, President Allahabad University Alumni Association, और Shri Naveen ji, Secretary, with whom I had this privilege to talk face to face about this program. अपने प्रारंभिक उद्बोधन में श्री ओपी सिंह जी ने यह अपेक्षा की कि इन नई विधियों की प्रासंगिकता और जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं उन पर हम और हमारे विद्वान साथी श्री ललित मुदगल जी बात करेंगे। निश्चित तौर पर 1 जुलाई 2024 की तिथि भारतीय विधिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और इन तीनों कानूनों में जो सबसे पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, उसने लगभग 162 वर्षों की आयु पूरी की। इसके पूर्व की मैं भारतीय न्याय संहिता, जिसने भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है, प्रतिस्थापित किया है, उसके विषय में अपनी बात रखूं। मैं अपने सभी विद्वान साथियों को यह बताना चाहूंगा कि भारतीय दंड संहिता के निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, वह विश्व में किसी भी कानून में लगने वाले समय में शायद सबसे लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया रही। हम सभी जानते हैं, जब हम आईपीसी का नाम लेते हैं तो जो नाम, जिस व्यक्ति का नाम हमारे मस्तिष्क में आता है, सबसे पहले आता है, वो लॉर्ड मैकॉले का नाम आता है। 1833 में जब चार्टर एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो उसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर भी होगा। लॉ मेंबर होगा। भारत के लिए, जो तात्कालिक औपनिवेशिक भारत था, उसके लिए एक लॉ कमीशन बनाया जाए, और उस लॉ कमीशन की अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की। 1834 से लॉर्ड मैकॉले तात्कालिक जो भारतवर्ष था, जिसका स्वरूप बिल्कुल अलग था, वास्तविक रूप में भारतवर्ष ब्रिटेन का औपनिवेशिक राज्य भी नहीं बना था अभी, और जो बड़े शहर थे और थोड़े छोटे शहर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे कंट्रोल में थे। 1834 में जिस कार्य का प्रारंभ लॉर्ड मैकॉले ने किया, 1837 में उसने अपना पहला ड्राफ्ट तैयार किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया। इंग्लैंड वापस लौट गए और भारत को पहली दंड संहिता मिलती है 1860 में, और वो दंड संहिता लागू होती है 1862 से। 1834 से लेकर के और 1862 तक का समय, या अगर ये हम ये कहें कि 1860 तक का ये समय, ये पूरा का पूरा समय दंड संहिता के निर्माण का समय रहा। और लगभग इसी समय में अन्य जो दो विधियां हैं जिन पर आज संक्षिप्त चर्चा होगी, उनके निर्माण की प्रक्रिया भी जारी थी। पहला कानून जो दंड प्रक्रिया से संबंधित था, वो 1861 में आता है। साक्ष्य विधि के संहिताकरण का कार्य, उसके कोडिफिकेशन का कार्य भी प्रारंभ होता उसी समय, और 1872 में वो साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, यद्यपि कि उसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो आज का जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा ही उसका हिंदी अनुवाद होता है। तो अपराध विधि, चाहे वो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ हो, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो दुरूह प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो नए कानून आए, ऐसा लगता है कि इन कानूनों के निर्माण में तो शायद उतना लंबा समय नहीं लगा जितना लंबा समय उन कानूनों के निर्माण में लगा जिन कानूनों को इन नए कानूनों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तीन पुराने कानूनों का इन तीन नए कानूनों से, तो आप पाएंगे कि विधि के जो नियम हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और ज्यादातर जो अपराध हैं, यदि मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं
वो ज्यादातर अपराध हूबहू भारतीय दंड संहिता वर्णित अपराध उन्हीं परिभाषाओं के साथ और थोड़े बहुत दंड में परिवर्तनों के साथ सम्मिलित कर लिए गए। ऐसा नहीं है कि भारतीय दंड संहिता में पिछले 160 वर्षों में संशोधन नहीं हुए। 1 जुलाई 2024 के पूर्व और 1862 में इस कानून के लागू होने के बाद से 80 संशोधन समय समय पर, स्वतंत्रता के पूर्व भी, स्वतंत्रता के पश्चात भी और संविधान के लागू होने के पश्चात भी। तो ऐसे प्रति 2 वर्ष पर एक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किया गया। ठीक इसी प्रकार से अभी जब ललित जी बात करेंगे, सीआरपीसी के संशोधनों पर बात करेंगे, तो 2005 में, 2006 में, 2010 में, 2013 में और 2018 में 1973 की सीआरपीसी में बहुत मेजर संशोधन किए गए। 2000 में जब आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मेजर संशोधन किए गए। तो तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें भारतीय न्याय संहिता को, तो हम पाएंगे कि यह भारतीय दंड संहिता का एक संक्षिप्त संस्करण है। संक्षिप्त संस्करण ऐसा प्रतीत होता है, जहां इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की कुल संख्या 358 है। ऐसा लगता है 153 धाराएं कहां गायब हो गई। 153 धाराएं कहीं गायब नहीं। बहुत सारी धाराएं जो अलग अलग थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी, उन धाराओं को समेकित कर दिया गया, उन धाराओं को कंसोलिडेट कर दिया गया, उन धाराओं को जोड़ दिया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके और अगले बिंदु पर पहुंचता हूं। भारतीय दंड संहिता की संरचना को यदि हम देखें, तो उसमें जिन मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, उन सभी मुख्य शब्दों को परिभाषित भी किया गया। यहां तक कि पुरुष की क्या परिभाषा है, महिला की क्या परिभाषा है, चल संपत्ति की क्या परिभाषा है, मृत्यु से क्या अभिप्रेत है, क्या एक जानवर की मृत्यु भी मृत्यु मानी जाएगी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के लिए, या केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु को कारित करना ही मृत्यु माना जाएगा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के लिए। व्यक्ति की क्या परिभाषा है, पर्सन की क्या परिभाषा है, इन सारी परिभाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व था। अलग अलग धाराएं थीं, और आप धारा 1 से लेकर के और धारा 53A तक का अवलोकन यदि करें, तो आप पाएंगे कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं और जो मूलभूत परिभाषाएं हैं, वो सारी परिभाषाएं और मूलभूत सिद्धांत इन धाराओं में बिखरे हुए। इन 53 धाराओं को अब क्लब करके 3 धाराओं की उपधाराओं के रूप में शामिल कर लिया गया। तो आप देखिए कि 3 धाराओं ने उन 50 धाराओं को जो आईपीसी में थी, उनको अपने में समेट लिया। यह उदाहरण काफी है यह समझने के लिए कि किस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के 511 प्रावधानों के समक्ष अब भारतीय न्याय संहिता में केवल 358 प्रावधान है। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो अपनी प्रासंगिकता भी खो चुके थे। उन प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में असंवैधानिक घोषित किया, उन प्रावधानों को हटाया गया, और जैसा कि अभी
श्री एसके सिंह साहब ने भी जिक्र किया था कि किस प्रकार से टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्षुद्र संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य, ये तीन ऐसे उदाहरण हैं उन नए अपराधों के जिनको भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया। ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई के पूर्व यह अपराध दंडनीय नहीं थे, परंतु भारतवर्ष की जो सामान्य आपराधिक विधि थी, भारतीय दंड संहिता, उनमें इन की कोई परिभाषा नहीं थी। और यह निश्चित तौर पर पहली बार हुआ जब जो सामान्य विधि है दंड देने की, अपराधों को परिभाषित करने की, वह इन बहुत महत्वपूर्ण अपराधों को समाहित करती है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री ओपी सिंह साहब ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे अब अधिकांश अपराधों के इंटरनेशनल डायमेंशंस होते हैं। जो संगठित अपराध हैं और जिन संगठित अपराधों की चर्चा संगठित अपराध से संबंधित धारा 111 में की गई है, यदि उन संगठित अपराधों को हम देखें तो हम पाएंगे कि प्रायः उन संगठित अपराधों को कारित करने में न केवल भारतवर्ष में फिजिकली प्रेजेंट जो अपराधी हैं वो सम्मिलित होते हैं, बल्कि उनके हैंडलर्स, उनके एबेटर्स, उनके उत्प्रेरक, उनके दुष्प्रेरक, उनकी सहायता करने वाले सीमाओं के पार बैठे हुए आतंकवादी कृत्य, और जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, उनके विषय में यह अधिक कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है। इन तीनों कानूनों की एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उसको रेखांकित करना चाहूंगा कि इन कानूनों का विस्तार केवल भारतवर्ष की जो भौगोलिक सीमा है उस तक नहीं है। इन कानूनों का विस्तार यथा आवश्यकता भारत की भौगोलिक सीमाओं के परे भी हो सकता है। मैं विशेष तौर पर धारा 48 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। धारा 48 एक बिल्कुल नई धारा है, दुष्प्रेरण से संबंधित है, अबेटमेंट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। और धारा 48 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक न हो, यदि वह विदेश की धरती पर बैठकर एक किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, किसी को प्रेरित करता है, किसी को उकसाता है, किसी की सहायता करता है, किसी के साथ षड्यंत्र करता है, जो भारत की धरती पर किया जाना है, जो भारत के हितों को प्रभावित करने वाला है, भारत के लोगों के जीवन को, उनकी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को प्रभावित करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति भी दुष्प्रेरण का अपराधी होगा। और दुष्प्रेरण के अपराध की जो बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि दुष्प्रेरक को तब भी दंडित किया जा सकता है जब उसके द्वारा उकसाया गया व्यक्ति वह अपराध न कर सके, न करे या करने से मना कर दे। तो आप पाएंगे कि जैसे आईपीसी यह बताती थी, जैसे सीआरपीसी यह बताती थी, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का यह बताता था कि इन कानूनों का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर है, संपूर्ण भारतवर्ष तक है। न तो भारतीय न्याय संहिता, न ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह बताता है कि इन कानूनों का विस्तार केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक है। तत्संबंधी कोई भी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया।
हम सभी रिकॉल कर सकते हैं कि जब भारतवर्ष के गृह मंत्री जी ने इन कानूनों के विषय में, विशेष तौर पर भारतीय न्याय संहिता के विषय में जो चर्चा हुई थी इन कानूनों पर, उसमें अपना मंतव्य रखा था, तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि कैसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में विशिष्ट अपराधों का जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, उनका जो पहला चैप्टर है वो राज्य के विरुद्ध अपराधों का चैप्टर है। हम किसी भी कॉलोनियल पावर से, हम किसी भी पुलिस स्टेट से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक कल्याणकारी राज्य से, एक सॉवरेन स्टेट से, एक डेमोक्रेटिक स्टेट से, एक ऐसे राज्य से जो संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है, वहां समाज का जो कमजोर वर्ग है, समाज के जो सबसे वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, महिलाएं और बच्चे, उनके विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता देना होगा। और यदि आप भारतीय न्याय संहिता की संरचना, उसके चैप्टराइजेशन और सीक्वेंसिंग की तुलना भारतीय दंड संहिता की संरचना, चैप्टराइजेशन और सीक्वेंसिंग से करें, तो आप पाएंगे कि आईपीसी में राज्य के विरुद्ध अपराध सब्सटेंटिव ऑफेंसेस का पहला अध्याय है, और भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं, वह अध्याय सब्सटेंटिव ऑफेंसेस का पहला चैप्टर है। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों का जो अध्याय है, उसके विषय में मैं विशेष तौर पर चर्चा करना चाहूंगा। आईपीसी में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान विभिन्न अध्यायों में बिखरे हुए हैं। जिसको महिला की लज्जा भंग का अपराध कहते हैं, शील भंग का अपराध कहते हैं, और उसका जो एक कॉग्निट ऑफेंस है वो आईपीसी में अलग अलग अध्यायों में। भारतीय न्याय संहिता ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध आईपीसी के जितने अपराध हैं, उन सारे अपराधों को एक अध्याय में सम्मिलित कर लिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अपराध जो अलग से परिभाषित नहीं था भारतीय दंड संहिता में, उसको भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया, जिसका शीर्षक है प्रवंचनापूर्ण उपायों के माध्यम से सम्मति प्राप्त करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। प्रवंचनापूर्ण, धोखा देकर, बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर यदि किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, और ऐसे बरगलाने, फुसलाने और प्रवंचनापूर्ण साधनों में फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, बोगस प्रॉमिस टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, बोगस प्रॉमिस टू सिक्योर प्रमोशन एंड सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी भी शामिल है। पहचान छुपाकर, कानून कहता है धारा 69 में, पहचान छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर किसी महिला के साथ विवाह करना, वह भारतीय न्याय संहिता में पहली बार एक अपराध के रूप में सम्मिलित किया गया। और यहां पर मैं सबमिट करना चाहूंगा, निवेदित करना चाहूंगा कि पहचान में धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस और मैरिटल स्टेटस, और वो सारे एलिमेंट्स जो हमारी आइडेंटिटी
का भाग हैं, जो हमारी पहचान का भाग हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित माने जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में मॉब लिंचिंग को लेकर के भी एक 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 चिंता का जन्म हुआ भारतीय समाज में। सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर, उच्च न्यायालयों के स्तर पर मॉब लिंचिंग को लेकर के डिफरेंट जो जजमेंट्स आए हैं, तहसीन पूनावाला का जजमेंट है एक, उस जजमेंट में और भी बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, उनमें मॉब लिंचिंग को लेकर के एक कंसर्न झलकता है। मॉब लिंचिंग को लेकर के जो कंसर्न रहे, उनको एड्रेस करने की कोशिश भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार से की गई है कि अब यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या मात्र इस कारण से करते हैं कि वह व्यक्ति किसी दूसरे रेस का है, किसी दूसरे जेंडर का है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, उसका फेथ अलग है, उसकी बिलीफ अलग है, तो ऐसे में उसके लिए दंड धारा 103 की उपधारा 2 में निर्धारित किया गया है। मेरी समझ से यह केवल सांकेतिक है। सांकेतिक इसलिए है क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, या यहां तक कि एक जिसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कारित की जाए, तो अधिकतम दंड जो दिया जा सकता था वो मृत्यु दंड था। अभी भी मॉब लिंचिंग के लिए भी जो अधिकतम दंड दिया जा सकेगा वह मृत्यु दंड दिया जा सकेगा, जो एक वैकल्पिक दंड ही है। ठीक इसी प्रकार से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिल करके इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना, जिसको हम ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का अपराध कहते हैं, गंभीर उपहत्ति कारित करने का अपराध कहते हैं, तो उसके लिए भी अलग दंड की व्यवस्था की गई है। तो सांकेतिक रूप से ही सही हम यह पाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग से संबंधित जो कंसर्न्स थे, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया। एक और विशेषता और उसका जो इंप्लीकेशन है, उस पर मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। अपने 160-62 वर्षों के अस्तित्व में भारतीय दंड संहिता ने जेंडर को केवल संहिता की कोई परिभाषा यह कहते करके, यद्यपि 2014 में नालसा का एक निर्णय आया था, नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को एक अलग लिंग के रूप में, एक अलग जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, परंतु कानूनी रूप से संसद के द्वारा कानून बना करके इस प्रकार का रिकॉग्निशन केवल 2019 में आया, और दंड विधियों में इस प्रकार का रिकॉग्निशन, इस प्रकार की मान्यता भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 से आ सकी है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, मुझे लगता है कि बहुत
ज्यादा समय मेरे पास नहीं है भारतीय न्याय संहिता के विषय में चर्चा करने के लिए, क्योंकि मुझे यह भी निर्देश था कि मैं एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उनके जो इम्प्लीकेशंस हैं उन पर भी। तो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भारतीय न्याय संहिता में किया गया वह चल संपत्ति की अवधारणा में। चल संपत्ति की अवधारणा पिछले 162 वर्षों से बिल्कुल स्थिर रही, बिल्कुल कांस्टेंट रही, और चल संपत्तियों से हम केवल मूर्त चल संपत्तियों का ही अर्थ समझते थे। मेरा मोबाइल फोन एक मूर्त चल संपत्ति, एक टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि चल संपत्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी की आईपीसी की परिभाषा यह बताती थी कि ऐसी संपत्ति जो कॉर्पोरियल है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित की जा सकती है, ऐसी संपत्ति चल संपत्ति की परिभाषा में आई। कॉर्पोरियल शब्द को ही हटा दिया गया और अब चल संपत्ति की परिभाषा में न केवल मूर्त चल संपत्ति बल्कि अमूर्त चल संपत्तियां, जैसे डेटा, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये अमूर्त चल संपत्तियों में सम्मिलित कर लिए गए। तो अब भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत, सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत, धारा 303 के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति को न केवल मोबाइल फोन की चोरी के लिए अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बल्कि जो डेटा है उसकी चोरी के लिए भी अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। डेटा की चोरी के लिए इसके पूर्व केवल आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ही अभियोजित किया जा सकता था। और जैसे कि कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, another very significant addition or improvement that must be emphasized on is to be found in the chapter on punishments, जो दंड से संबंधित हमारा अध्याय है। भारतवर्ष में दंड विधियों के जानकार, उनके प्रैक्टिशनर्स इस बात से सहमत होंगे जो दंड की अवधारणा रही वो बहुत, जिसको हम आर्काइक ऑब्सोलीट अवधारणा कहते हैं। दंड का उद्देश्य यदि व्यक्ति का रिफॉर्म है तो निश्चित तौर पर उस रिफॉर्मेटरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में दंड के जो प्रकार दिए गए भारतीय दंड संहिता में, कहीं ना कहीं वो प्रकार फेल हुए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 6 चुनिंदा अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड निर्धारित किया गया, कम्युनिटी सर्विस का दंड निर्धारित किया गया। इनमें एक अपराध ऐसा है जिसमें मात्र कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकेगा, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं। तो ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें कन्विक्शन होने पर एकमात्र दंड जो दिया जा सकेगा वो कम्युनिटी सर्विस का दंड है? वह चोरी का ही एक विशेष अपराध, जहां पर चोरी की गई वस्तु की कीमत 5000 रुपए से कम है। चोरी करने वाला, जिसको हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कहते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और या तो वह वस्तु जिसकी चोरी की गई है या उसकी कीमत वो रिस्टोर कर देता है। तो ऐसे में जो एकमात्र दंड उसे दिया जा सकेगा वह कम्युनिटी सर्विस का दंड है। इसके अतिरिक्त जिसको हम अपमान का या डिफेमेशन का अपराध कहते हैं, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस, और 4 अन्य अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस अल्टरनेटिव पनिशमेंट के रूप में सम्मिलित की गई है। और एकमात्र 5000 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी के अपराध के लिए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को
मात्र कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकेगा। आत्महत्या के प्रयास को दंडित नहीं किया जा सकेगा। सहमति या असहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को दंडित नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के मामले में केवल सहमति वाले यौन संबंधों को डीक्रिमिनलाइज किया था या रीड डाउन किया था धारा 377 को। धारा 377 के समतुल्य कोई धारा सम्मिलित नहीं की गई। और हमारे बहुत सारे श्रोता शायद यह जानते भी होंगे कि अभी एक हफ्ते पहले दिल्ली के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके यह पूछा है कि क्या ऐसे समलैंगिक यौन संबंध जहां पर जोर जबरदस्ती है, कंसेंट नहीं है एक पार्टी की, क्या उनको दंडित करने के विषय में कोई विचार केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दंड विधि, जो नई दंड विधि है भारतीय न्याय संहिता के विषय में, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और बहुत क्विकली 5 मिनट के समय में मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो मुख्य बिंदु हैं उनके विषय में अपनी बात यहां पर रखूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यदि तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की एक अनुकृति है। अन्य विधियों के विषय में भी हम प्रायः यह कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की अनुकृति है, लेकिन इन तीनों विधियों में यदि कोई विधि अनुकृति, वास्तविक अनुकृति कहलाने के लायक है तो वो शायद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने कुछ बहुत आमूलचूल परिवर्तन भी किए जो साक्ष्य की पुरानी विधि थी। उदाहरण के लिए, अब साक्ष्य का तात्पर्य न्यायालय में मौखिक रूप से दिया गया या दस्तावेज के रूप में दिया गया साक्ष्य ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि कोई गवाही दी जाती है तो उसको भी साक्ष्य की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया। मैं फिर जो बात श्री ओपी सिंह जी ने कही थी उसी का उल्लेख करते हुए इस प्रावधान पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि ट्रांसनेशनल ऑफेंसेस के ट्रायल में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो साक्ष्य संकलन की और उन गवाहों की गवाही की जो भारतवर्ष में उपस्थित, सशरीर उपस्थित नहीं है, उनकी होती। इन दोनों चुनौतियों को परिभाषा में, साक्ष्य की परिभाषा में इस प्रकार के परिवर्तन द्वारा पार पाने की कोशिश की गई है और निश्चित तौर पर ऑडियो विजुअल मीन्स से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से गवाही दी जा सकेगी और साक्ष्य संकलन यदि विदेश की धरती पर भी किया जा सकेगा, किया जाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत ही उस साक्ष्य की सुसंगतता न्यायालय के द्वारा जांची जाएगी। उसकी रेलिवेंसी के विषय में, उसकी सुसंगतता के विषय में न्यायालय अपनी अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार बना। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है कि द्वितीयक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनकी ग्राह्यता के नियम के विषय में परिवर्तन कर देना। जो हमारे जो
लीगल बैकग्राउंड के साथी हैं इस संवाद में जुड़े हुए, निश्चित तौर पर वह इस परिवर्तन को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हमारे ऐसे साथी जो लीगल बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी सरल भाषा में इस परिवर्तन को समझा सकूं। 1 जुलाई 2024 के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं, जैसे मेरा व्हाट्सएप मैसेज, मेरा ईमेल, मेरे घर पर लगा हुआ जो सीसीटीवी है, उस कैमरे से तैयार की गई डीवीआर और उस डीवीआर से तैयार की गई सीडी, मेरे व्हाट्सएप का प्रिंट आउट, मेरे ईमेल का प्रिंट आउट, साक्ष्य अधिनियम 1872 इन प्रिंट आउट्स को, डीवीआर की सीडी को द्वितीयक साक्ष्य घोषित करता था। द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य क्या है? मेरा मोबाइल फोन का व्हाट्सएप अकाउंट। प्राथमिक साक्ष्य क्या है? जो मेल मुझे रिसीव हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्राथमिक साक्ष्य क्या है? वो डीवीआर जिसमें सीसीटीवी ने कुछ गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है। जैसे ही उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा या सीडी बनाई जाएगी, वो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में। तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में न्यायालय उस प्रिंट आउट को या सीडी को ग्रहण करे, उसके आधार पर मुकदमा आगे बढ़े। इसके पूर्व यह शर्त थी कि एक प्रमाण पत्र देना होगा जो धारा 65B का सर्टिफिकेट कहलाता था। उसका कोई प्रारूप नहीं था। मेरा मोबाइल फोन है, मेरा डीवीआर है, मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, मैंने प्रिंट आउट लिया है, मैं प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया गया और साथ ही साथ यह परिवर्तन भी कर दिया गया कि जो प्रमाण पत्र है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की अनुसूची में दिए गए प्रमाण पत्र के प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए। और उस प्रारूप को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि उस प्रारूप के 2 भाग हैं, जिसको पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं। पार्ट ए को वह व्यक्ति भरेगा और हस्ताक्षरित करेगा जिसके कब्जे में वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डीवीआर या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिससे वह द्वितीयक साक्ष्य लिया गया है। और पार्ट बी को एक एक्सपर्ट भरेगा, एक विशेषज्ञ भरेगा और हस्ताक्षर करेगा। तो ये विशेषज्ञ द्वारा पार्ट बी को भरने की जो एक बात अनुसूची का प्रमाण पत्र कहता है, उसका टेम्पलेट कहता है, वो निश्चित तौर पर द्वितीयक जो साक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, उसकी ग्राह्यता को थोड़ा और रिजिड, थोड़ा और दुरूह जो है वो बनाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे। भारतीय दंड संहिता में भी ऐसे प्रावधान थे। भारतीय जो दंड की प्रक्रिया संहिता है उसमें तो ऐसे प्रावधान कम थे क्योंकि वो 1973 का कानून था, यद्यपि 1898 के कानून का ही प्रतिरूप था। तो ऐसे सारे संदर्भों को हटा दिया गया है। आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 30 जून 2024 तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून, ब्रिटिश न्यायालयों की सील, जो तात्कालिक जो कॉलोनियल पावर था उसके द्वारा यदि किसी भारतीय
राजा के राज्य को अपने में मिला दिया, तो इनसे संबंधित बातों का जिक्र था और वो चला आ रहा है, वो चला आ रहा है 1872 से लेकर के वो 30 जून 2024 तक वो चला आया। संशोधन हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी, लेकिन शायद इन प्रावधानों की तरफ उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, का विचार नहीं किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ऐसे प्रत्येक संदर्भ को विलोपित करता है, ओमिट करता है, डिलीट करता है जो एक स्वतंत्र, फ्री, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक राज्य के लिए थोड़ा शर्मिंदगी का बायस रहे। तो निश्चित तौर पर यदि यह कथन सत्य है कि ये 3 नए कानून कॉलोनियल लिगेसी को पीछे छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस कसौटी पर खरा उतरने वाला पहला कानून होगा, जो वास्तव में जो कॉलोनियल लेगेसी थी, जो ऐसे संदर्भ थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो अभी भी कहीं ना कहीं यह आभास दिलाते थे कि भारत कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहा या अभी भी क्या भारत ब्रिटिश कॉलोनी है, उन सब से मुक्ति दिलाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने समय से कुछ अधिक समय ले लिया है। बहुत सारे बिंदु हैं भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में भी जिन बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में भी जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये बात मैं बार बार रेखांकित करता हूं विभिन्न मंचों से भी, इन तीनों कानूनों में सबसे ज्यादा टेक्निकल अगर कोई कानून है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के समझ की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि वो समझ हम में नहीं है, लेकिन जिनका एक लीगल बैकग्राउंड होता है, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स बैकग्राउंड हो, चाहे वो एक एकेडमिक बैकग्राउंड हो, निश्चित तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो गूढ़ प्रावधान है उनको समझने में आसानी होती है। तो यदि कोई प्रश्न आते हैं प्रश्नोत्तर काल में भारतीय न्याय संहिता पर, यदि कोई प्रश्न आते हैं प्रश्नोत्तर काल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, तो निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन प्रश्नों का आपके संतुष्टि के स्तर तक उत्तर दे सकूं। इसी के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से और लोकप्रिय शैली में अपने इस विषय का प्रवर्तन किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पूरे अपने दौरान श्रोताओं को विषय से संबद्ध रखा और कतिपय पल के लिए भी ध्यान जो है वो डिस्कनेक्ट टॉपिक से नहीं हुआ। जैसा कि पांडे सर ने बताया कि आईपीसी की 511 धाराओं के सापेक्ष भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं प्रवर्तन में हैं और बहुत से असंवैधानिक प्रावधानों को हटा दिया गया है। आपने विशेष रूप से धारा 48 की ओर हम सब देश में बैठ करके कोई भारतीय राष्ट्र में यहाँ के निवासियों के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई षड्यंत्र की दुष्प्रेरणा करता है, एबेटमेंट करता है, तो उसके प्रति जो है एक आपराधिक संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई किए जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। सर ने हम सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि चूंकि देश काल और परिस्थितियों के क्रम में वर्तमान समय में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति के प्रति और इस देश के निर्माता जो है हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य है देश का, उनके प्रति अपराधों के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उसके प्रति विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। सर ने विशेष रूप से सेक्सुअलिटी को लेकर के अपराध की प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से हम सबका ध्यान आकृष्ट किया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। मॉब लिंचिंग की क्या अवधारणा है, ये नए तरह का एक जो अपराध है, इसको अत्यंत विस्तृत रूप देते हुए आपने उस पर काफी गंभीरता पूर्वक प्रकाश डाला। जैसा कि वर्तमान समय में ग्लोबल इकोनॉमी आ गई है, तो वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपराध भी घटित हो रहे हैं, लेकिन उन अपराधों के प्रति संज्ञान और दृष्टिकोण हमारा नहीं था आईपीसी में। जैसे विशेष रूप से चल संपत्ति की अवधारणा
में डाटा डेटा चोरी के बारे में इसको अपराध घोषित करना, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में किसी के अधिकारों पर हनन करना, इनके प्रति जो कानून बनाए गए हैं, निश्चित रूप से देश में और विदेशों में हमें न्याय लेने में और लोगों को न्याय दिलाने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष रूप से जो ट्रांसनेशनल ट्रायल होते हैं, उनमें साक्ष्यों के ग्राह्यता पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं, उनके प्रति किस तरह से सुविधापूर्ण ढंग से हमारी संहिता में संशोधन किया गया है, और ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जो साक्ष्य हैं उन्हें न्यायालय कैसे सुसंगत साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेगा, इस पर भी बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाने का प्रयास किया और समझाया। सर ने यह भी बताया कि जो द्वितीयक साक्ष्य थे, अब उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कैसे ग्रहण किया जाएगा। कुल मिलाकर के सर ने ऐसा लगा कि हम लोग जो है लाके क्लास में बैठे हुए हैं, और वाकई बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से आपने अपने विषय को हम लोगों को संबोधित किया। मुझे उम्मीद है कि सारे श्रोताओं को इससे बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा, और निश्चित रूप से हम महुआ की वेबसाइट पर पूरे लेक्चर की ऑडियो बनाते हैं, उसको डालते हैं, और हमारा आगे चल करके योजना ये है कि जितने भी वेबिनार में हमारे लेक्चर्स हुए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, उनकी अनुमति लेकर के उनको हम पब्लिश कराएंगे और हम इसको सर्कुलेट कराने का प्रयास करेंगे। हमारे अगले वक्ता के रूप में श्री ललित मुदगल जी हैं। ललित मुदगल जी हमारे अपने बीच के हैं, हमारे एलुमनी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। आप वर्तमान समय में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ बेंच में हैं, पदस्थ हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैथ्स स्टैट्स फिजिक्स में 84-86 में स्नातक की परीक्षा पास किया, और 86 से 89 में आपने एलएलबी की परीक्षा पास किया। वहीं प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास के आप अंतेवासी रहे। सेवा काल के दौरान ही इन्होंने सरकार से अनुमति लेकर के एलएलएम की परीक्षा शारदा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। आपका प्रोसिक्यूशन सर्विस में अच्छा दखल है, और आप 1993 स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस के अधिकारी हैं। आप डेपुटेशन पर सीबीआई में एंटी करप्शन जोन में न्यू दिल्ली में इन्होंने काम किया है एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड ही हैज बीन एन experience of prosecution of the high profile cases public prosecutor in CBI in all states of the India। तो ऐसे हमारे ललित मुदगल जी हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और बहुत ही हंसमुख इनका स्वभाव है। मैं चाहूंगा कि आज इस संबंधित विषय पर अपना वक्तव्य दें, और आपके वक्तव्य के बाद मैं सभी श्रोताओं से चाहूंगा कि एक हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, और निश्चित रूप से हमारे बीच अभी तक योगेंद्र नारायण सर बैठे हुए हैं, और हमारे बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डॉक्टर कमलेश मिश्रा भी हैं। वीआईपी लोग हैं, राकेश पुरी जी ने इसको बहुत अच्छा अंजाम दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज यूपी सिंह साहब हमारे श्रोताओं के बीच में हैं। हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और ललित मुदगल जी से अनुरोध करते हैं कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री ललित मुदगल जी। सादर प्रणाम सर। आज सबसे पहले अभिवादन करना चाहूंगा अपने वरिष्ठतम सीनियर श्री योगेंद्र नारायण सर का। बचपन से जिनके हस्ताक्षर और नाम को जाने कितने सरकारी आदेशों पर हम पढ़ते चले आ रहे हैं और वही पढ़ के बड़े हुए हैं। उसके बाद मेरे वरिष्ठतम सीनियर श्री ओपी सिंह साहब और नवीन चंद्रा साहब, एसके सिंह साहब, और मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्र यूपी सिंह डिस्ट्रिक्ट जज झांसी, डीके श्रीवास्तव सर मेरे सीनियर हैं, हरीश जी प्रोफेसर, तो और बाकी सभी मेरे वरिष्ठ, मेरे साथी, मेरे कनिष्ठ जो भी मौजूद हैं, सभी को सादर प्रणाम। आज अब जानकारी हुई कि ओपी सिंह सर साइड करेंगे इस सेशन को, तो मुझे याद आया कि दो घटनाएं आपके साथ में। एक में तो हमारे साथी वक्ता पांडे साहब भी 2011 में संभवतः जब वार्तालाप चल रहा था पॉक्सो एक्ट के निर्माण का, जी जी जी, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक कार्यशाला चल रही थी जिसमें तैयारियों पे डिस्कशन चल रहा था राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में।
तो उस समय एक अच्छा अवसर था कि ओपी सिंह सर भी मौजूद थे, तो और मैं भी मौजूद था, तो वहाँ ओपी सर का मार्गदर्शन मिला था। आज फिर वही एक अवसर है कि इतने समय बाद आज सर का सानिध्य फिर मिला, और पांडे साहब भी यहाँ मौजूद। इसके अलावा एक और वक्त याद आता है, 90 के आसपास की बात है। ओपी सिंह सर उस समय प्रयागराज में, उस समय के इलाहाबाद में एसपी सिटी हुआ करते थे। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग की कुछ नीतियों के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी समय नई नई जिप्सी गाड़ियां पुलिस में आई हुई थी। तो ये पता नहीं चलता था कि वो जिप्सी कब आपके बगल आके खड़ी हो जाया करती थी। तो हम लोग जहां धरना दिया करते थे वहीं पे ओपी सिंह सर अपनी जिप्सी से बिल्कुल पास में बगल में आके खड़े हुआ हो जाया करते थे कि कहो यहाँ भी आ गए। अब हम लोग सोचते थे कि आखिर इनके पास ऐसी कौ वहीं पहुंच जाते, और ये पता भी नहीं चलता कि कब। तो वो समय 90 का, आज 34-35 वर्ष की बात है। ऐसा लगता है जैसे कल की सी बात हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने इतने वरिष्ठ सीनियर्स के बीच में अ, एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट के रूप में, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि समय कम है, तो मैं अ, ये जो नए 3 कानूनों में पांडे साहब ने अ, भले ही भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अ, के बारे में बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अच्छे गुरु का एक स्टाइल होता है कि उन्होंने बताने के लिए, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर भी मुझे कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है। अ, पांडे साहब से अक्सर मुलाकात होती है, बड़ी छोटी तमाम तरह की कार्यशालाओं में, प्रशिक्षण में। पांडे साहब निकल रहे होते हैं, हम एंटर हो रहे होते हैं, हम निकल रहे होते हैं, पांडे साहब घुस रहे होते हैं, और एक मुस्कान, दोनों एक दूसरे के, आप भी यही वाली अंदाज में। तो बहुत सीखा है आपसे। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ सीधे सीधे सबसे पहले आना चाहूंगा कि संसद में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जब ये कानून लागू हो रहा था, तो कुछ बातें उन्होंने कही। उनका जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य में 6 बिंदु ऐसे थे जिसमें उन्होंने एक तरह से सारांश इन तीनों कानूनों का बताया। जो आज के आज का जो विषय है कि समसामयिक प्रासंगिकता और उसका प्रभाव, मैं समझता हूं शायद इन 6 बिंदुओं में उन्होंने यही बात बताई थी। कि पहली बात कही उन्होंने कि अर्लियर इट वाज ए सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ अवार्डिंग पनिशमेंट, बट नाउ विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इज गोइंग टू इवॉल्व। बहुत बड़ा अंतर था। हमारा दृष्टिकोण दंड देने तक सीमित था, लेकिन अब जो पीड़ित है उसको न्याय देने के दृष्टिकोण से हमने ये कानून लागू किया है और स्वीकार किया है। दूसरा, देयर विल बी ए फेयर एविडेंस बेस्ड टाइम बाउंड स्पीडी ट्रायल। जो न्याय का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट और तत्व है, वो है शीघ्र विचारण, स्पीडी ट्रायल। और वो समय सीमा के अंदर और साक्ष्य पर आधारित हो। तो जब स्पीडी ट्रायल साक्ष्य पर आधारित होगा, तो जस्टिस हरीड एंड जस्टिस बरीड, ये जो एक कहावत है, वो कहावत यहां लागू नहीं होगी। क्योंकि स्पीडी ट्रायल जब एविडेंस बेस्ड है, तो निश्चित रूप से देयर विल बी फेयर ट्रायल। तो ये माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि ये हमारे इन तीनों कानूनों का। तीसरी बात उन्होंने कही कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिजन्स। एक बहुत बड़ी समस्या है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो जिस पर ध्यान आकर्षित किया कि जो अधीनस्थ न्यायालय वाले हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने वैसे अधीनस्थ न्यायालय कहने से मना किया कि हम अब अधीनस्थ न्यायालय, जो जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, उनको अधीनस्थ न्यायालय न कहें, क्योंकि उन न्यायालयों में अधीनस्थ जैसा कुछ नहीं है। फिर भी मेरा आशय, जनपद स्तरीय न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ जो अभियोग पंजीकृत हैं, उन 4.5 करोड़ अभियोग एक बहुत बड़ी
समस्या है आपराधिक न्याय प्रशासन के ऊपर। तो ये जो तीनों कानून हैं, तीनों कानूनों से निश्चित रूप से ये बर्डन दूर होगा, और जेलों में जो 3 गुने कैपेसिटी के हमारे जो प्रिजनर हैं, निश्चित रूप से वो कम होंगे, जिससे कि मानवाधिकार का वहां हम मानवाधिकार का पूरा संरक्षण कर पाएंगे। कन्विक्शन रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज। वैसे कानून का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि कन्विक्शन रेशियो बढ़े, लेकिन कन्विक्शन रेशियो इंक्रीज करने का यहाँ जो बात कही है, उसका मतलब ये है कि वास्तव में जो अपराध हुआ है उसमें सजा मिले। तो इस तरह से कन्विक्शन रेशियो इंक्रीज होगा। और पांचवी बात, एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू ऐड सोल टू अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आत्मा प्रविष्ट होगी इन तीनों कानूनों को लागू होने से। आत्मा के प्रविष्ट होने से निश्चित रूप से ये सिस्टम जीवंत, आत्मा जीवंतता का प्रमाण है, जीवंतता का उदाहरण है। तो ये कानून जीवंत होंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। छठवां, आवर सिस्टम शैल टर्न आउट टू बी एन अल्ट्रा मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जैसा ओपी सिंह सर ने भी कहा, जैसा पांडे साहब ने कहा कि विश्व स्तर पर इस कानून की सीमाएं केवल देश तक नहीं है, बल्कि विश्व के हर देश तक इस कानून की सीमाएं फैली हुई हैं। हम किसी भी देश में अपने देश के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को हम अपने कानून के अंतर्गत सजा दिला सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इन कानूनों में हमने की है। और आगामी 100 वर्ष तक के तकनीकी विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमारे कानून में ये गुंजाइश रखी गई है कि अभी आगामी 100 वर्ष में भी जो तकनीकी विकास होगा, उस तकनीकी विकास को ये कानून अपने में समाहित कर लेगा। उस तकनीकी विकास की गति के साथ इस कानून में, या उस गति को देखते हुए इस कानून में बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इन बातों के को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे ये जो ललित जी, पहले जो मैंने बात कही कि पांडे साहब इस पर प्रकाश डाल ही चुके हैं, भारतीय दंड संहिता जो भारतीय न्याय संहिता थी, तो इसमें उन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं दोहराऊंगा कि देखिए यहाँ पे जो हमारे कानून ललित जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, मेरा अनुरोध ये है कि डॉक्टर पांडे ने काफी विस्तार से भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता, सीआरपीसी को कवर किया है। अगर चूंकि मेरा समय जो है निश्चित है कि 7 बजे हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, जी तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप जल्दी कवर कर सके तो ठीक है, अन्यथा अगर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पर आप स्विच ओवर कर जाएं तो जो हमारे श्रोता हैं, आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकेगा, और जो आप स्पीच देना चाह रहे हैं उसको कवर करते हुए उसमें नहीं अगर नहीं, कर हाँ सकेंगे तो नहीं, अच्छा है। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन हाँ कुछ बिंदु देखिए, ऐसा है ना सर, कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जैसे मैं बहुत शीघ्रता से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शीघ्रता कर लें क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा तो फिर। जी 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 जी, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग हमेशा सीनियर होने के नाते टारगेट देते रहे हैं ऐसे हाँ हाँ, असंभव, और उसको हम पूरा करते रहे हैं। ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन दोनों की स्थिति में, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ये दो प्रक्रियाएं हैं किसी भी आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने की। और ऐसी प्रक्रियाओं में अगर न्यूनतम मिनिमम हैरेसमेंट अगर होता है तो निश्चित रूप से वो हमारा अच्छा कानून है। तो मैं बहुत शीघ्रता से, जैसा आपने टारगेट दिया, मैं उसी शीघ्रता से चलूंगा। सबसे पहले मैं EFIR और जीरो एफआईआर, EFIR और जीरो एफआईआर पहले भी होती थी, लेकिन पहले कानून में नहीं थी, अब हमारे कानून का भाग है। EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड से एफआईआर हम कर सकते हैं, उसको वही मान्यता है जो मैनुअल एफआईआर की है। और जीरो एफआईआर उस तरह की एफआईआर है कि जैसे हम इलाहाबाद से ट्रेन से चले और ट्रेन दिल्ली आके रुकी और इलाहाबाद में हमारा बैग चोरी हो गया, तो पहले ये होता था कि भाई वहीं इलाहाबाद में एफआईआर करिए। अब ऐसा नहीं है, उसकी एफआईआर दिल्ली में कराई जा सकती है, और वो निश्चित रूप से फिर उसकी प्रक्रिया है कि वो इलाहाबाद पहुंच जाएगी और कैसे फिर वहां पे आगे बढ़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो नया कानून, वो अनलॉफुल एनरिचमेंट को रोकने के लिए है। जैसे अपराध हो जाता है, मानिए किसी ने फोर्जरी और चीटिंग करके करीब 500 करोड़ का कोई गबन कर लिया,
अब वो ये लेके चलता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बेल हो जाएगी या मेरी सजा होगी 5 साल की सजा, 7 साल की सजा, सजा काट के मैं वापस आ जाऊंगा, 500 करोड़ का कम से कम पैसा तो कमाया। अब हमारे पहले कानून में ये बात नहीं थी, लेकिन अब हमारे कानून में दंड प्रक्रिया संहिता में ये व्यवस्था की गई है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब 107, अब ये इसमें एक्चुअल जस्टिस तभी होगा कि जब ये जो पैसा है ये रेस्टोर होगा विक्टिम को। तो ये रेस्ट संपत्ति की जब्ती, कुर्की और वापसी का प्रावधान 107 भारतीय न्याय ये नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। ये नया प्रोविजन है। इसके लिए एक प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया के तहत वो प्रॉपर्टी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको जब्त किया जा सकता है, और विक्टिम में जैसा उनका रेशियो है उस तरह से उसको उनको दिया भी जा सकता है, विक्टिम को दिया जा सकता है, न्यायालय ये आदेश कर सकता है। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु कि जो लोक सेवक होते थे, लोक सेवकों के विरुद्ध एक अनावश्यक रूप से ईर्ष्यावश बहुत से लोग मुकदमा कायम करा दिया करते थे। उनके खिलाफ एक फेक कंप्लेंट या झूठी एफआईआर या प्रार्थना पत्र अभियोग पंजीकृत कराने के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। नई संहिता में इस समस्या से निजात दिलाई गई है और ये प्रावधान किया गया है कि उस लोक सेवक को भी सुना जाएगा अगर उसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट है तो, और उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी एक आख्या मांगी जाएगी और इनको कंसीडर करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई किसी भी समय कर दी जाए। 175 में इस तरह का प्रावधान किया गया। फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में बता ही दिया है। अब जो अरेस्ट एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है, कि अब एक प्रावधान किया गया है कि ये जो 60 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं या किसी बीमारी से, रोग से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति, या 3 वर्ष से जो दंड से दंडनीय मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी से इसकी अनुमति न ले ली जाए। तो ये एक अच्छा बैरियर है। और जो इंफॉर्मेशन है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो अभी तक पता नहीं चलता था कहाँ गिरफ्तार किया, क्यों किया, कहाँ लेके गए हैं। तो उसके लिए एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैनात किए जाने का 48 नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किया गया है, जिसके पास ये पूरी सूचना रहेगी कि कोई व्यक्ति क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसे कहाँ ले जाया गया है। वहां उस डिजिग्नेटेड ऑफिसर से ये जानकारी की जा सकती है। अब इस तरह से जो जनता को जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं उसमें पुलिस को भी कुछ पावर ऐसी दी गई है। इसीलिए कहा गया था कि जनता के अधिकार और पुलिस के अधिकारों में एक संतुलन बनाया गया है। पुलिस को जैसे पहले अभियुक्त तो भाग जाते थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट की ये रूलिंग थी कि उनका हैंड कफिंग नहीं की जाएगी। अब वो हैंड कफिंग को कानून ने परमिट कर दिया है कुछ ऑफेंसेस में, जो गंभीर अपराधी हैं उनके मामलों में। इसके अतिरिक्त जो कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में कुछ लोग व्यवधान पैदा करने के लिए आ जाते हैं, और या पुलिस को सहयोग नहीं करते। पुलिस अगर किसी को साक्षी के रूप में अपने साथ लेना चाहती है और वो नहीं करते, नहीं बनते हैं, तो उसमें पुलिस को नया प्रावधान 175 जोड़ा गया है। बहुत छोटा सा है कि ऐसे मामलों में अगर पुलिस की कार्रवाई में कोई अवरोध पैदा कर रहा है या सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको वहां से हटा सकता है या उसको निरुद्ध कर सकता है, और उसको निरुद्ध करके या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है या 24 घंटे के अंदर स्वयं छोड़ सकता है। यानी इसमें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी है कि जहां आवश्यक है वहां वो पुलिस को सहयोग करे। इसके अलावा पुलिस कस्टडी रिमांड टेक्निकल मामला है। पुलिस कस्टडी रिमांड पे अभी मैं क्योंकि सामान्य लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस कस्टडी रिमांड इतना जानना यहाँ आवश्यक है कि गिरफ्तारी के पहले 15 दिन के अंदर ही पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस कस्टडी रिमांड 40 दिन और 60 दिन जैसा कि अपराध है उसके अंदर भी लिया जा सकता है।
और जहां तक विक्टिम है, विक्टिम के फेवर में कुछ, विटनेस के फेवर में जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें ये कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो पता नहीं चलता कभी कभी इंफॉर्मेंट को कि मेरे इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, तो 90 दिन के अंदर, जब 90 दिन पूरे होंगे, तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो सूचना दे उस इंफॉर्मेंट को कि आपने जो अभियोग पंजीकृत कराया था उसमें ये प्रगति हो रही है। इसी तरह से रेप विक्टिम का स्टेटमेंट मोबाइल से रिकॉर्ड किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस तरह की, अब गवाही के लिए किसी गवाह को बुलाना है, जो गवाह के पुलिस बयान के लिए बुलाती है, तो प्रोविजन है कि 15 साल तक के बच्चे को या 60 वर्ष से ऊपर की अवधि के सीनियर सिटीजन को या महिला को या किसी दिव्यांग व्यक्ति को उसके बयान के लिए उसे थाने पर न बुलाया जाएगा, बल्कि उसके स्थान पर जाके विवेचक उसका बयान अंकित करेंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन में बाकी और चीजें, लेकिन मैं यही समराइज कर रहा हूं, ये मुख्य रूप से ये परिवर्तन किया गया है। अब जहां तक ट्रायल की बात है, तो ट्रायल में जो मुख्य समस्या है, जैसा कि हम लोग मजाक में भी करते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि उसके प्रोलॉन्ग होने की समस्या सबसे ज्यादा है कि बहुत लंबी ट्रायल होती है। तो लंबी ट्रायल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय और सरल उपाय ये था कि इसमें जिस जिस स्तर पर विलंब होता है उस स्तर की प्रक्रिया को टाइम बाउंड कर दिया जाए। तो यहां कोशिश की गई है कि जब जैसे अभियुक्त को अगर जो सप्लाई कागज किए जाते हैं, पहले अभियोग के कागजों को सप्लाई करने में सालों निकल जाते थे, तो अब ये परिवर्तन कर दिया गया कि विदाउट डिले तो पहले भी लिखा था, विदाउट डिले अभी भी है, लेकिन विदाउट डिले कभी उसको कॉपीज नहीं दी जाती थी, लेकिन अब विदाउट डिले एंड इन नो केस बियॉन्ड 14 days फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अगर अभियुक्त हाजिर हो जाता है कोर्ट में, तो उसके हाजिर होने के 14 दिन के अंदर उसको कागज पकड़ाए जाएंगे। तो जो सालों साल कागज देने में जो विलंब होता था, वो विलंब यहाँ पे खत्म हो गया। अब कमिटल की कार्यवाही, जो मामले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, उन मामलों में लोअर कोर्ट में कार्यवाही चलती रहती थी वर्षों, लेकिन अब उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 90 दिन के अंदर लोअर कोर्ट अपनी कार्यवाही पूरी करके सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द कर देगा, और विशेष परिस्थितियों में इस कार्यवाही को 180 दिन के लिए और बढ़ाया, 90 दिन के लिए अतिरिक्त और बढ़ाया जा सकता है। तो इसके अलावा अगली जो स्टेज थी वो चार्ज फ्रेम होने की। अभियुक्त के विरुद्ध जब आरोप तय होते थे, तो आरोप तय होने में किसी न किसी बहाने से अभियुक्त उसको टालता था, वर्षों लग जाते थे, 12-12 साल, 15-15 साल तक के ऐसे मामले जिनमें आरोप विरचित नहीं हुए, लेकिन उसमें 60 दिन की अवधि तय कर दी गई कि जब आरोप पर पहली बहस होगी उसके 60 दिन के अंदर न्यायालय उसमें आरोप विरचित कर देंगे। और अगर अभियुक्त को डिस्चार्ज होने के लिए प्रार्थना पत्र देना है, कभी कभी क्या होता था, अभियुक्त को आरोपित कर दिया जाता था और 2 साल बाद किसी आधार पर वो डिस्चार्ज होने की एप्लीकेशन दिया करते थे, तो पुनः मूषको भव, फिर उसी स्टेज पर ट्रायल आ जाया करती थी। तो इस तरह से परेशान किया जाता था विक्टिम को। लेकिन अब ये प्रोविजन कर दिया गया है कि 60 दिन, ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन को भी आप जिस समय आप कमिट हो जाएगा मामला, सेशन कोर्ट में है तो 60 दिन, और अगर लोअर कोर्ट में है तो पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे देनी है। उसके बाद कोई भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी। इसके अगला बिंदु, आरोप विरचित करने के लिए अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक होती थी, लेकिन अभियुक्त अगर मानिए किसी दूसरी जेल में है या कहीं बाहर है, विदेश में है, खासकर मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में होता था ऐसा, तो उसको ये कहा जाता था कि साहब वो 2 साल बाद आएगा तब चार्ज लगेगा, क्योंकि प्रेजेंस, उसकी पर्सनल प्रेजेंस जरूरी है। ये कानून में परिवर्तन कर दिया गया कि अब वो ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस इंश्योर की जा सकती है और आरोप उसके विरुद्ध लगाया जा सकता है और फिर आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग एविडेंस रिकॉर्ड करने की पांडे साहब ने बताया
कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं नहीं इस पे आगे जाऊंगा। जजमेंट की जहां तक बात है, कभी कभी एविडेंस पूरी होती है, बहस पूरी हो जाती है, लेकिन निर्णय में मामला 2-2 साल लटका रहता है। तो उसमें 30 दिन और 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की है कि जिस दिन अंतिम बहस पूर्ण होगी उसके 30 दिन के अंदर न्यायालय को निर्णय सुनाना होगा, और विशेष परिस्थितियों में लिखित कारणों से उसे 45 दिन तक यानी 15 दिन उसमें अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि जो आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डॉक्टर या इस तरह के जो एक्सपर्ट विटनेस होते थे, पहले परंपरागत तरीके से ऐसा होता था कि उनकी गवाही को, उनके कागजों को कोई दूसरा साबित कर देता था जिन्होंने उनका लेख और हस्ताक्षर देखा है। लेकिन अब कानून आ गया कि अब उनका जो भी उत्तराधिकारी होगा, अगर वो आने की स्थिति में नहीं है, तो उत्तराधिकारी की एविडेंस सही मानी जाएगी कि ये मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा बनाया गया कागज है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्सपर्ट को बुलाने में जो समय किल होता था, वो समय अब किल नहीं होगा। और अंतिम जो एक जिसको मैं बताना चाहूंगा वो ये कि अगर 30 दिन के अंदर जो भी अभियोजन ने या बचाव पक्ष ने जो कागज प्रस्तुत किए हैं, 30 दिन के अंदर दोनों पक्षों को ये बताना होगा कि हम इनमें से किसकी सत्यता स्वीकार नहीं कर रहे। जिसकी सत्यता स्वीकार हो जाएगी उस पर कोई एविडेंस लीड नहीं किया जाएगा, तो ये समय बचेगा। और जिसकी सत्यता अभी विवादित होगी, केवल उनको साबित करने के लिए गवाहों को बुलाया जाएगा। और विशेष परिस्थितियों में, जैसे मैं अगर तारीख चाह रहा हूं किसी मामले में और वो ऐसी परिस्थिति है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तब न्यायालय उनको तारीख देता था। ये अभी तक परंपरा थी, लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियां सालों तक चलती रहती थी। लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि भले ही परिस्थितियां मेरे कंट्रोल से बाहर हों, लेकिन एडजॉर्नमेंट अधिकतम 2 दिए जा सकते हैं। 2 एडजॉर्नमेंट के बाद कोई तीसरा एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी स्पीडी ट्रायल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। तो ये ऐसे ही कुछ और डेवलपमेंट हैं जो बीच में है। समय की कमी है, सभी को नहीं बताया जा सकता। तो ये इस तरह से कोशिश ये की गई है कि जो समय सीमा है ट्रायल की वो कम हो। तो ये कुल मिला के ये 2 चीजें हैं। अब एक अंतिम चीज जो आगे के लिए, चूंकि बड़े विद्वान सभी यहाँ मौजूद हैं जिनकी बातें बड़े बड़े फोरम पे जाती हैं, और ये उपयोग उपादेयता हमारे इस कार्यक्रम की तब तक नहीं होगी कि जब तक मैं ये बात न कह दूं, मेरी दृष्टि में, कि हमारे यहाँ 2 कंसेप्ट आज एक समाज में सबसे बड़ा प्रचलन राजीनामा का है, कंप्रोमाइज। क्योंकि जो बहुत से केस ऐसे हैं कि जिनमें दोनों पक्षों का समाज में राजीनामा हो गया है, लेकिन अदालतों में चल रहा है, केस चल रहे हैं। वजह कि उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। 2 जगह उनकी व्यवस्था है, प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग। लेकिन प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं कि इनको इंसेंटिव ओरिएंटेड अगर बनाया जाए तो प्ली बार्गेनिंग से यूएस से हम जहां से लेके आए हैं, 90% केस का डिस्पोजल प्री बार्गेनिंग से हुआ है। लेकिन हमारे देश में प्ली बार्गेनिंग करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी 9% का डिस्पोजल नहीं कर पाई, क्योंकि ये इंसेंटिव ओरिएंटेड हमने इसको नहीं बनाया। तो आवश्यकता इस बात की है कि अब हम आगे हमारी विधायिका इस पर विचार करेगी, परिवर्तन होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पावर दी गई है कि हम इस तरह के चीजों को, प्रावधान को इंसेंटिव ओरिएंटेड बनाएं, जिससे कि कंप्रोमाइज के आधार पर जो लोग अपने मामले का निस्तारण करना चाहते हैं वो कानूनी रूप से हो जाए। मैं यही अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय पूरा हो गया। करने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन कभी टेक्निकल सेशन में वो बातें होंगी। अब प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ अगर रखना चाहें तो स्वागत है। थैंक यू ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बिल्कुल यू आर राइट, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और एक ही विषय पर पूरे क्लास होते हैं, तभी बात स्पष्ट हो पाती है, लेकिन समय की बाध्यता है। धन्यवाद आपको कि आपने समय के अंतर्गत अपनी बातों का समाप्त किया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन, रेस्पेक्टेड योगेंद्र नारायण सर से, कि अगर दो शब्द कहेंगे आपका आशीर्वचन मिलेगा तो हमें आगे आने वाले वेबिनार के ऑर्गेनाइज करने में सहूलियत रहेगी और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। श्री योगेंद्र नारायण सर। सर यू आर ऑन म्यूट सर। हाँ, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, जो आपकी एलुमनाई एसोसिएशन गाजियाबाद की है, कि आपने पहल की और इस जो नए कानून बने हैं उनकी जानकारी देने के लिए दो विशेषज्ञों को बुलाया। एक एकेडमिक भी हैं, एक प्रैक्टिकल जो प्रोसिक्यूशन में भी इन्वॉल्व थे वो भी हैं। तो दोनों ने अपना बहुत अच्छी तरह जो नए बिंदु हुए हैं, इस एस्टैब्लिश हुए हैं इस इन कानूनों में, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया है हम लोगों को। ये एक अटेम्प्ट है भारत सरकार का कि टू इंडियनाइज आर लॉज, क्योंकि ये जो 1862 के कानून हैं ये ब्रिटिश टाइम्स के थे और ब्रिटिश इंटरेस्ट को समझते थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे, ब्रिटिश इंटरेस्ट। और बहुत सी नई बातें भी इवॉल्व हुई हैं, बहुत से नए क्राइम इवॉल्व हुए हैं, इंटरनेशनल क्राइम इवॉल्व हुई हैं, आपके साइबर क्राइम्स इवॉल्व हुई हैं। इसके चैलेंजेस फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इंडियनाइज ही ना करें, पर जो नए कानून हैं उनको भी एक्नॉलेज करें कि अब नई तरह की जराइम होने लगी है, क्राइम होने लगी है। और जैसे ओपी सिंह साहब ने कहा था कि अगर हमें प्रभावी बनाना है और हमें क्राइम फ्री, टेंशन फ्री प्रजातंत्र करना है, तो ये ज़रूरी है कि जो नए तरह की क्राइम्स हैं उनको रिकग्नाइज करें और उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे पनिश किया जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। और ये तीनों कानून में मैं देख रहा हूँ कि जो नए प्रावधान हैं बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम को कवर करते हैं और बड़ा अच्छा सोच विचार कर भारत सरकार ने ये कानून लागू किए हैं। अब देखना यह है कि किस तरह इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अभी मैं कभी कभी सुनता हूँ कि हमारे पुलिस स्टेशंस में भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जो नए प्रावधान है। तो ये आवश्यक है कि हमारे जो लोएस्ट लेवल ऑफ पुलिस हैं, या जैसे एसएचओज हैं, थानेदार हैं, उनको भी किस तरह ये ट्रेनिंग दी जाए। जरूर प्रयास कर रही होगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कि उनको भी समझाने के लिए कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, पर ये जरा तीव्र गति से करना चाहिए, जो ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल इन दीज न्यू लॉज। इंडियनाइजेशन ऑफ कानून जो लॉज हैं उसमें एक फायदा ये है कि अब सिटीजन, जो आम नागरिक है, उसको भी अपनी भाषा में ये समझ में आ गया कि हमारे जो कानून बना है उसमें क्या क्या क्राइम सम्मिलित हैं और क्या क्या उसका प्रावधान है कि किस तरह वो रोका जा सकता है उस क्राइम को। तो भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुश हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि लोकल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाए। और मुझे आशा है कि इस और प्रांतों के भी, जितने हमारे 18 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें सब में ही इसको प्रोविजन, इसका ट्रांसलेशन करके इन कानूनों को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आम नागरिक है और जो साधारण पुलिस वाला है वो अपनी भाषा ही समझता है, लोकल लैंग्वेज समझता है। एंड आई होप दिस विल आल्सो टेक प्लेस समटाइम। Thank you very much for both experts who have spoken on this occasion on these 3 laws. मुझे बहुत फायदा हुआ है
मुझे बहुत अच्छी जानकारी आज मिली है इन कानूनों से आपके बारे में। आप तो मैं आप in this new knowledge in all of us, and I love to participate in such webinars, and मुझे आशा है कि आपकी एसोसिएशन इस तरह के वेबिनार्स आगे भी करती रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला एंड वी विल ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज यू हैव गिवन सर। भविष्य में जो आपने निर्देश दिया है उनका हम पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर स्विच ओवर करता हूं और जो लोग क्वेश्चन कुछ पुटअप करना चाहते हैं कृपया प्रस्तुत करें। क्या सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? एसके सिंह साहब, यस सर, प्लीज करिए। before I ask my questions, I must compliment both the speakers, प्रोफेसर पांडे और मुद्गल साहब। ये दोनों ब्रिलियंट स्पीकर्स रहे। और जैसा सर ने कहा, योगेंद्र नारायण सर ने कहा, हम सबों को इससे बहुत लाभ मिला। आई विश कि ये 1-1.5 घंटे और रहता तो हम और भी ज्यादा लाभान्वित होते। लेकिन एक मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्रोफेसर पांडे से कि और मेरा प्रश्न है फॉरेंसिक एविडेंस की इंटीग्रिटी और एडमिसिबिलिटी के बारे में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई भी फॉरेंसिक सैंपल है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फॉरेंसिक ओपिनियन जो हम लेते हैं उसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी, इसको तय करने के लिए जरूरी है कि हम उसकी इंटीग्रिटी पे ध्यान दें। मैं ये जानना चाहता हूं प्रोफेसर पांडे से कि जहां तक इंटीग्रिटी और एडमिसिबिलिटी की बात है फॉरेंसिक एविडेंस की, ये हमारे नए कानून जो है वो कहाँ तक इस चैलेंज को सॉल्व करते हैं, ताकि आने वाले समय में क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे, अनोखी लाल का केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, जिसको कि कन्विक्शन हुआ, डेथ सेंटेंस मिला और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। तो इस नए क्रिमिनल लॉ में इस चैलेंज को किस प्रकार मीट आउट किया जाए? This is a great question, sir. In fact, if one has to find certain loopholes in the new evidence law, one would be that there is no provision ensuring integrity of a forensic evidence except primary electronic evidence. प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो डेफिनेशन है सर, आई विल कम टू द मेन क्वेश्चन दैट यू हैव पोज्ड, फोरेंसिक एविडेंस विच इज जेनरिक टर्म ऑफ कोर्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो डेफिनेशन है उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं उसने एक्सप्लेन किया जो ऑब्वियस था थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। एक जो उसमें कैटेगरी जोड़ी गई है वो ये है कि इफ दैट रिकॉर्डिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इट वुड बी प्राइमरी एविडेंस। नाउ व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर कस्टडी फॉर दैट पर्पस हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। फोरेंसिक एविडेंस को चैलेंज करने का जो आधार होता है वो होता है कि वेदर प्रॉपर कस्टडी वाज मेंटेन्ड और नॉट। प्रॉपर कस्टडी को मेंटेन करने को लेकर के प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया से संबंधित कोई कानून या कोई रूल जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। पुलिस इज प्रैक्टिसिंग दैट। In fact, forensic scientists have also evolved SOP not only in India but abroad as well. And probably the police in Uttar Pradesh, or for that matter police in other states, they are following almost the same procedure, SOP. लेकिन उस SOP का कोई वैधानिक आधार नहीं है, उस SOP का कोई कानूनी आधार नहीं है। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फोरेंसिक शब्द का ही इस्तेमाल नहीं है सर। पहले तो मैं आपको आप जानते ही हैं बताना क्या है। वो एक्सपर्ट
टेस्टिमनी की बात करता है, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, सो जेनरिक that would include even forensic scientist, ballistic expert या टॉक्सिकोलॉजी का एक्सपर्ट या जो भी है। लेकिन चेन ऑफ कस्टडी को लेकर के ऑथेंटिसिटी लेकिन हमेशा चैलेंज की जा सकती है। whenever a forensic evidence is produced, its authenticity can always be challenged, as you pointed out। अनोखी लाल में जाहिर सी बात है कि वो एक अनोखा ही केस है, अनोखी लाल का केस अनोखा ही केस है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस है। तो ये किया जाना चाहिए था, शायद वो रह गया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, एक क्वेश्चन था। सर, मैं अमित कुमार गुप्ता हूँ, झांसी से। जी सर, जैसे सर ने EFIR की बात की, 0 FIR की बात की, पर सर अभी तक जहां तक मोस्टली होता है कि हम EFI केवल उसी केस में लागू कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई मर्डर का केस है तो क्या वो EFIR फाइल कर सकता है, या क्या आपको जाना पड़ेगा पुलिस केस में, या समथिंग कोई चोरी का केस है और जेन्युइन है कि मार्केट में चोरी हो गई या कुछ अटैक्स हो गए, हम उसको करना चाहते हैं, पर हमें पता भी है, पर वो ऑनलाइन मान्य नहीं होता, हमें पुलिस आना जाना ही पड़ता है। पुलिस वालों को पता है सर कैसे करते हैं। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिव करते हैं कि हाँ भैया सोशल कॉज का है, तुम कर सकते। सर ये पूछना था। EFIR को लेकर के जो प्रावधान है उनको इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसको हम सूचना कहते हैं, सूचना दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी जा सकेगी, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया, लेकिन वो सूचना रिकॉर्ड पर तब लाई जाएगी। ये शब्दावली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जब सूचना देने की तिथि से और समय से 3 दिन के भीतर, मतलब 72 घंटे के अंदर, वो व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में वॉक इन करेगा और उस सूचना की प्रिंट आउट पर, जो उसने इलेक्ट्रॉनिकली दी है, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो अभी आपका जो प्रश्न है वो यदि यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने घर पर बैठ करके FIR दर्ज कराने से संबंधित तहरीर दे सकता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तहरीर दी जा सकती है। क्या तुरंत FIR दर्ज कर ली जाएगी अगर ऐसी तहरीर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है? इसका उत्तर है नहीं दर्ज की जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई तहरीर के 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर उसको जा करके उस तहरीर की प्रिंट आउट पर सिग्नेचर करना होगा, तब उसको पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड पर लेगा। रिकॉर्ड पर लेने का अर्थ है कि वो जो उसकी FIR बुक होती है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ही FIR दर्ज वो फिल करते हैं, करेगा। तो ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति एनोनिमस रहे, वो ये कहे कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दूंगा और आप दर्ज करिए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। एनी क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर कमलेश मिश्रा सर, एनी सजेशन प्लीज। सर, Singh sir, thank you so much. It was very interesting session. आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, and I hope that you will continue to do these kind of programs which brings us all of us together. Good to see OP after such a long time and meet so many people. Thank you so much. धन्यवाद सर। सर, एक छोटा सा प्रश्न और था सर, साइबर लॉ के रिगार्डिंग। सर, अभी जैसे देखा गया कि बहुत सारे UPI ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ बहुत से लोग उनको डिफरेंट टाइप के मेल्स भेजते हैं, और अभी जैसे नया फ्रॉड इस तरह का चल रहा है कि ऑनलाइन वो कोड बैठा देते हैं, आपसे मनी की डिमांड करते हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन उन्होंने वीडियो बना ली है। तो सर इसको मतलब हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और से या ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो सोशल पब्लिक आम पब्लिक को प्रोटेक्ट करें? देखिए देखिए जो क्रिमिनल लॉज होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। वो रिएक्टिव होते हैं का अर्थ ये है कि
जब अपराध घटित हो जाता है तो क्रिमिनल लॉ क्या करेगा? दंड दिलाने में सहायता करेगा। अपराध को रोकने में क्रिमिनल लॉज की भूमिका जो है वो बहुत सीमित होती है। देखिए, इस बात को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि हम लोग कहते हैं कि वो प्रिवेंटिव भी है, डेटरेंट भी है, प्रिवेंटिव भी है, लेकिन उसकी भूमिका जो है वो बहुत सीमित है। अब सारे जो विधि शास्त्री हैं, जो सारे अपराध शास्त्री हैं, जो सारे न्याय शास्त्री हैं, वो ये बात मान चुके हैं। तो अब साइबर अपराधों से बचने का एक तरीका केवल, जिसको हम कहते हैं कि जागरूकता ही है, चीजों को समझें। ये हमारे आसपास गठित हो रहा है। और मुझे इसमें एक महाभारत का प्रसंग याद आता है, यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने यह पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हमारे आसपास हम प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। तो अपराध तो ये हो रहे हैं ना, साइबर अपराध हो रहे हैं, हम कैसे मानते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। वो केवल, देखिए, जो परंपरागत अपराधी या अपराधी की जो एक अवधारणा हमारे मन में बनी हुई है वो ये है कि हाँ, उसको कुछ आता तो है, वो शायद हथियार चलाना जानता होगा, दिमाग चलाना कम जानता होगा। ये जो अपराधी है साइबर क्रिमिनल, ये हथियार चलाता नहीं है, ये दिमाग चलाता है। तो निश्चित तौर पर इससे लड़ाई जो है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और कानून की विशेष तौर पर जो साइबर लॉज हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। डेटा कलेक्शन से लेकर के प्रोसिक्यूशन से लेकर के, अरेस्ट से लेकर के, उसकी इंटीग्रिटी से लेकर के, डेटा की इंटीग्रिटी से, तो ये जो है वो मिलजुल करके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें अपराधी जो है वो अपने आप को इनकरेज्ड फील करता है। तो प्रिवेंशन, समझदारी, जागरूकता, चीजों को देखना समझना, किसी ट्रैप में न पड़ना, और जिसको कहते हैं कि शंका करना कि अगर हमको ये मेल आई है जो ये कहती है कि हमको एक लॉटरी लगी है जिसके लिए हमने कोई पैसे नहीं खर्च किए, हमने अप्लाई भी नहीं किया था, या कोई अनजानी कॉल आती है, मुझे लगता है ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि ड्यू डिलिजेंस, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कानून के भरोसे, खास तौर पर साइबर क्राइम के मामले में रहने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के 1 करोड़ रुपए चले गए, अभी एक घटना घटी है लखनऊ में, 2 करोड़ 81 लाख रुपए, विश्वास करने योग्य रकम है क्या? 2 करोड़ 81 लाख रुपए एक डॉक्टर के साइबर क्रिमिनल्स ने उनको डिजिटल अरेस्ट करके ले लिए। पुलिस ने कितना जो है वो फ्रीज कराया? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए केवल फ्रीज हुए हैं। 2.5 लाख, 2.5 करोड़ रुपए अभी उनके जो हैं, अगर वो साइबर क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं, प्रोसिक्यूशन हो भी जाता है, 3 साल की 5 साल की सजा हो भी जाती है, तो डॉक्टर साहब का जो लॉस हो गया वो तो हो गया ना, शायद वो पैसा तो कभी रिकवर नहीं होगा। तो आपराधिक कानूनों की विशेष तौर पर साइबर या फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं, इनकी एक ये लिमिटेशन है बहुत बड़ी, कि आप जागरूक रहें बस। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हंसराज पांडे हमारे बीच देहरादून से उपस्थित हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, गुड इवनिंग सर, एंड प्रोफेसर पांडे एंड प्रोफेसर मुदगल साहब को, प्रोफेसर हमारे पुरोधा डॉक्टर योगेंद्र नारायण सर को, सभी को गुड इवनिंग। मैं एक्सपर्ट प्रोफेसर पांडे जी से ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जो मैंने आम एडवोकेट से सुना कि इसमें पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स दी गई है नए कानूनों में, इससे जो है तो पुलिसिया राज बढ़ेगा। और दूसरा है कि पेंडेंसी पे कितना असर इस नए कानूनों से आएगा। देखिए, एग्जैक्ट 2 महीने हुए इन कानूनों को। आज 1 सितंबर को हम लोग बात कर रहे हैं, 1 जुलाई को लागू हुए हैं।
जी जी तो देखिए, उद्देश्य तो यह है कि पेंडेंसी जो शायद न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। जी और इस बात पर चर्चा भी हुई कि कैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी देर से मिला हुआ न्याय जो है वो वास्तविक न्याय वास्तव में नहीं होता है। तो कानून की मंशा तो यही है। अब देखना यह होगा कि कानून लागू करने वालों की मंशा भी अगर कानून की मंशा से मिल जाती है तो निश्चित तौर पर जो उद्देश्य है वो प्राप्त किया जा सकेगा। जी आ, आ, तो थैंक यू मुझे सर। लगता है कि वेट करते हैं हम लोग, देखते हमारे हैं। बीच राकेश पुरी जी हैं, इस वेबिनार के आयोजित करने में इनका बहुत थैंक अधिक यू सर। सहयोग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रकाश डालें, फिर नवीन चंद्रा जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राकेश पुरी जी। बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। जी। गुड जॉब, वेरी वेल ऑर्गेनाइज वेबिनार, वी लव्ड इट, वी टॉट समथिंग फ्रॉम दिस। हम मतलब कानून के आदमी नहीं, हम आईटी के आदमी हैं और हमें भी मजा आया। थैंक यू। Thank you, sir. Naveen Chandra, if anyone is there anyone, please. Otherwise, I would like to conclude the program. Yeah. Naveen Chandra, please come forward for the Thanksgiving. Hello. Yes, Sweta, do you Sir, like I to say have a something? question. Yes. Sir, I'm a practicing advocate in Delhi. Yeah. Okay, sir. We had a discussion with discussion regarding sir the like yeah like the crime regarding sexual intercourse based on false promise of marriage, right? Yes. Sir, in this crime, if the both the partners are already married with someone else, and then also they had a live-in relationship with like each other, and then the report, the FIR is done by the girl for under section 69 BNS. Then, sir, what grounds can be demanded for the bail? अब मुझे लगता है कि